गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, लास्ट में अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो अपना टॉपिक था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो, जीओसी का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इसका अपन को केवल डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ प्रकार देखने थे, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिए। इंडक्टिव इफेक्ट है, इसके लिए 5 वीडियो अपन ने देखी थी। अब अपन अगला टॉपिक लेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद भी आप देख लो कि क्या क्या अपन जीओसी में पढ़ने वाले हैं। अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है? अति संयुग्मन एल्कीन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, कार्बोकेटाइन में होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस में होता है? एल्कीन में होता है। एरोमेटिसिटी यानी कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, इसको पहचानने के लिए अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है एरोमेटिसिटी। कार्बोकेटाइन और कार्बेनिन, इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बेन, नाइट्रेन, बेंजीन, फ्री रेडिकल, ये देखना है। उसके बाद अपन को ऑर्गेनिक जो 4 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, इस प्रकार की सारी रिएक्शनें देखनी है। उसके बाद अपन को देखना है कि ऑर्थो एंड मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन ये SN/SC रिएक्शन, प्रोटोनेशन किस प्रकार करते हैं, और इसके बाद होमो और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो ये अपने ऑर्गेनिक के टोटल 13 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हमें डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी तक अपन ने जो टॉपिक कवर कर लिए थे वो कौन सा था? पहला और दूसरा। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या नाम है? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता है नहीं। लिख देता हूं यहाँ पे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है रेजोनेंस, या इसी को क्या बोला जाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद। तो रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है कि अनुनाद प्रभाव पड़ना है। तो अनुनाद प्रभाव है वो किसमें पाया जाता है? जिन यौगिकों में पाई बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं। देखो, मान लीजिए एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, उसके एक हाथ में कुछ बोझ है, ठीक है, कोई सामान है उसके एक हाथ में। तो थोड़ी देर पश्चात जब उसको थकान महसूस होती है तो वो इसको इस हाथ में ले लेता है। मान लो अपन पैदल चल रहे हैं और अपने एक हाथ में लगभग 8-10 किलो वजन है, तो थोड़ी देर पश्चात अपन उसको दूसरे हाथ में लेते हैं, फिर चले, फिर उसको पहले हाथ में लेते हैं। तो ऐसा क्रम चलता रहता है, ठीक है। ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तन। ऐसा करने से अपन को क्या मिलता है? स्थायित्व तो मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो इन दोनों को अपन क्या नाम दे सकते हैं? अनुनादी संरचनाएं। जो कहानी अपनी है वही कहानी अणुओं की है कि किसी भी यौगिक के एक सिरे पर यदि इलेक्ट्रॉनों का बोझ होता है तो उस बोझ को कम करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर शिफ्ट कर देता है। ऐसा करने से किसी अणु को क्या मिलता है? स्थायित्व मिलता है। तो स्थायित्व के लिए अपन रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। तो स्थायित्व किस प्रकार मिलता है? सबसे पहले अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसके कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी इलेक्ट्रॉन का लेना देना पाई बंध के द्वारा होता है। यानी जिस प्रकार प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बंध के थ्रू चलता है, उसी प्रकार अनुनाद प्रभाव के लिए अपन को किसकी जरूरत होती है? पाई बॉन्ड की। दूसरा, अनुनादी संरचना, उसमें परमाणु अपनी मूल स्थिति में ही रहते हैं। परमाणु अपनी मूल स्थिति में ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं कि अनुनादी संरचनाओं में परमाणु अपनी मूल स्थिति पर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निरंतर परिवर्तित हो सकती है। तीसरा पॉइंट,
अनुनादी संरचनाओं में कोई भी परमाणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखता है, यानी अष्टक नियम का पालन करता है। किसी भी अनुनादी संरचना में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन कहीं पेंटावेलेंट हो गया या ऑक्सीजन कहीं टेट्रावेलेंट हो गया, यानी कोई भी परमाणु हो वो अष्टक नियम का पालन करेगा। ये पॉइंट अब मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, टाइम लगेगा, आप इसको नोट डाउन करें कि मैं बता रहा हूँ कि अनुनादी संरचना में प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा रखता है। चौथा पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो कि अनुनाद से किसी भी मॉलिक्यूल या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। चौथा पॉइंट है कि अनुनादी संरचनाओं से किसी भी सिस्टम या कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है कि रेजोनेंस या अनुनादी संरचनाओं से सिस्टम की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व बढ़ जाता है। नोट डाउन कर सकते हैं उसको कि अनुनाद के द्वारा किसी भी कंपाउंड या सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है कि अनुनाद में इलेक्ट्रॉन डिकोलाइज्ड होते हैं। डिकोलाइज्ड का मतलब है कि विस्थानीकृत होते हैं, वो पाई बंध के माध्यम से एक दूसरे पर शिफ्ट हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि अनुनाद किन किन परिस्थितियों में संभव है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब ध्यान से देखना। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने जहां पर भी लिया था तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए अपन ने एक चीज देखी थी कि सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो प्लस आई, और सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन ले तो वो हो जाता है माइनस आई। तो बताओ पाई बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आर, और पाई बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, किन किन परिस्थितियों में रेजोनेंस होता है। ठीक है कि रेजोनेंस किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, पहले तो अपन को ये देखना है। तो देखो रेजोनेंस प्लस चार्ज के साथ पाई बंध संयुग्मन में हो, मान लो ये दे रखा है प्लस चार्ज, उसके बाद पाई बंध संयुग्मन में हो। तो संयुग्मन का मतलब है कि एक बंध को छोड़कर अगला बंध क्या होना चाहिए, पाई बंध होना चाहिए। एक बंध को छोड़ के अगला बंध क्या होना चाहिए, पाई बंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी इस तरफ चली जाएगी। फिर ये पाई बॉन्ड इधर, तो प्लस चार्ज वापस इधर। इसका मतलब है कि अनुनाद की मुख्य परिभाषा क्या हो सकती है, किसी भी अणु की संरचना के स्थायित्व की व्याख्या, किसी भी अणु के संरचना या स्थायित्व की व्याख्या अपन कोई एक आकृति बनाकर नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को उस अणु की बहुत सारी ज्यामिति बनानी पड़ती हैं। इन सभी ज्यामितियों को अपन क्या नाम देते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और इन अनुनादी संरचनाओं का अपन निचोड़ निकालें तो उसको बोला जाता है अनुनादी संकर। अनुनादी संकर में आगे आपको एरोमेटिक वलय की अनुनादी संरचनाएं बनाऊंगा, तब बता दूंगा कि एरोमेटिक वलय में अनुनादी संकर बनता कैसे है। इसके अलावा अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और आपके 12th क्लास में किन किन टॉपिकों में रेजोनेंस काम में आता है, कहाँ एसिडिटी और कहाँ बेसिसिटी को ये इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है रेजोनेंस की, पाई बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में है। दूसरी कंडीशन नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में हो, तो माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां और ये यहां, माइनस चार्ज आ जाएगा इधर, फिर ये माइनस चार्ज इधर और ये इधर, फिर वापस माइनस चार्ज इधर और पाई बंध आ जाएगा इधर। इसका मतलब है कि प्लस चार्ज के साथ पाई बंध तब भी अनुनाद होगा, और माइनस चार्ज के साथ पाई बंध तब भी क्या होगा, अनुनाद। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज से अगले परमाणु पर पाई बंध होना चाहिए तभी अनुनाद होगा। यदि उससे अगले परमाणु पर पाई बंध है तो अनुनाद नहीं होगा, और यदि इसी परमाणु पर पाई बंध है तब भी अनुनाद नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन देखो,
पाई बंध के साथ कोई ओड इलेक्ट्रॉन यानी अकेला इलेक्ट्रॉन हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लीजिए यहां पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, या इसको मुक्त मूलक कह सकते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल है तब भी इसमें रेजोनेंस होगा। हमें इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज चल रहा था। तो ये आधा बंध इधर, ये आधा बंध इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बना आधा बंध। तो देखो क्या होगा, CH2 इधर आ जाएगा फ्री रेडिकल और इधर आ जाएगा बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इधर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पाई बंध के साथ कोई एक इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, उस स्थिति में भी अनुनाद संभव है। चौथी परिस्थिति देखो, पाई बंध के साथ पाई बंध संयुग्मन में हो। मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। पाई बंध के साथ पाई बंध संयुग्मन में हो तो अनुनादी संरचना कैसे बनती है, ये पाई बंध यहां, तो ये इधर, तो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड COH, और इधर क्या हो जाएगा O माइनस, और इधर हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस चार्ज इधर और ये इधर, तो इससे वापस वो वाली संरचना बन जाएगी। इसका मतलब है कि पाई बंध के साथ पाई बंध संयुग्मन में हो तब भी क्या पॉसिबल है, अनुनाद। संयुग्मन का मतलब है पाई बंध है, फिर सिग्मा है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, पाई। तो ये रेजोनेंस की टोटल 4 कंडीशन हो चुकी हैं। पाई बंध के साथ प्लस, पाई बंध के साथ माइनस, पाई बंध के साथ ओड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल, और पाई बंध के साथ पाई बंध। टोटल कंडीशन 4 हो गई। अब मैं चल रहा हूं 5वीं कंडीशन पे। तो 5वीं परिस्थिति देखो रेजोनेंस की क्या होती है, लोन पेयर है वो पाई बंध के कॉन्जुगेशन में हो, जैसे ये है RC डबल बॉन्ड OOH, ये इस प्रकार यहां लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर, तो ये इधर, क्या हो जाएगा RCO माइनस, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, और इधर ये 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। इसका मतलब है कि दोनों संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई रेजोनेंस की, 5 कंडीशन हो गई। अब मैं आपके सामने 6ठी कंडीशन रख रहा हूं कि लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज हो। मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, ठीक है। 6 नंबर कंडीशन यहां लिख रहा हूं। मान लो इस प्रकार से CH3OCH2 प्लस, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, तो यहां पर इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये CH3O डबल बॉन्ड CH2, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्लस चार्ज के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब भी रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो रेजोनेंस की अपन कितनी भी कंडीशन ले, हमेशा ध्यान रखो कि पाई बंध है वो संयुग्मन में होना चाहिए। संयुग्मन का मतलब है एक छोड़कर एक। तो ऐसा सबसे अच्छा गुण बेंजीन में पाया जाता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो सबसे ज्यादा अपन अनुनादी संरचनाएं कहाँ काम में लेते हैं, एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन में। अब मैं इन सब कंडीशन को मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टाइप ऑफ रेजोनेंस, कितने टाइप का होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, प्लस R या प्लस M, माइनस R या माइनस M, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, रेजोनेंस बोलो चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो। अब ध्यान रखना कि यदि कोई भी पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस R, और पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है तब वो क्या हो जाएगा, माइनस R। तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कौन कौन देते हैं, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वो देते हैं जिन पर लोन पेयर होता है।
या जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ये लो, दो कंडीशन मैंने लिख दी कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन? लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला, खींचेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला। ये दो कंडीशन विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके अलावा यदि यहां हमें पाई बॉन्ड दिख जाता है, उस स्थिति में भी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? हमें ये प्लस आर और माइनस आर देखना है एरोमेटिक वैल्यू में। तो बेंजीन से जो परमाणु जुड़ा होता है, उस परमाणु पर अपन को चार चीजें चेक करनी पड़ेगी। इंडक्टिव इफेक्ट में तो हम क्या करते थे? प्लस और माइनस आई वाला ग्रुप देखते थे, और वो दोनों डिपेंड करते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ये है बेंजीन, इससे कोई एटम जुड़ा है ए, तो मैं कह रहा हूं कि जो एटम ए है उस पर अपन को चेक करना है कि उस एटम पर लोन पेयर है क्या, उस एटम पर नेगेटिव चार्ज है क्या, उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है क्या, उस एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या उस एटम के पास पाई बॉन्ड है। टोटल कितनी चीजें हो गई? 5। इन 5 में से कोई एक चीज आपको हर एक एटम पर मिलेगी, और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो पाई बॉन्ड से बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देगा या पाई बॉन्ड से बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन वाले एक्टिवेटेड हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगा उसका, और यदि वो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन वाले का डीएक्टिवेशन हो जाएगा, और वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील हो जाएगी। अब मैं देखो कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। दोनों टाइप हो गए, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको 12th क्लास वाले लड़कों को बता देता हूं कि आपके कौन कौन सी चीजें रेजोनेंस से रिलेटेड हैं। 10वां चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, उसमें एक तो हेलो एरिन, इसमें आपके रेजोनेंस काम में आने वाला है। दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर, तो फिनोल और ईथर इन दोनों में भी रेजोनेंस है, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ। एक तो फिनोल और एक क्या होता है? ईथर। तीसरा आपके एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, तीनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो एल्डिहाइड में भी देखेंगे, कीटोन में भी देखेंगे, और एसिड में भी देखेंगे। और लास्ट चैप्टर आपके जो है एमीन, तो एमीन में भी रेजोनेंस है, और नाइट्रो यौगिकों में भी क्या पाया जाता है? अनुनाद या रेजोनेंस पाया जाता है। तो अब अपन सबसे पहला एग्जाम्पल अनुनाद को समझने के लिए कौन सा लेते हैं? हेलो एरिन। हालांकि ध्यान रखना कि मैं आपको अभी कोई एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं कि रेजोनेंस है उसकी अपन स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मान लो आपको 2 रेजोनेंस की स्ट्रक्चर दे दी, अनुनादी संरचनाएं दे दी, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किन अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व ज्यादा है। तो उन अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व ज्ञात करने के लिए अपन को कुछ की पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको अनुनादी संरचना से कोई अम्लता या क्षारकता पूछे, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। स्थायित्व पूछे तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन अनुनादी संरचनाएं बनाते कैसे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन क्या होता है? इस प्रकार से ये बेंजीन वाले हैं, इससे कोई एक्स हेलोजन जुड़ा है, और एक्स की जगह अपन क्या ले लेते हैं? Cl। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कार्बन और क्लोरीन, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? -I। पढ़ रखा है आपने, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्लोरीन एटम है जो कि बेंजीन वाले से जुड़ा है, इस पर क्या दिख रहा है आपको? क्या क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है? क्या क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है? क्या क्लोरीन पर कोई पाई बॉन्ड है? क्या क्लोरीन पर कोई लोन पेयर है? तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन पर लोन पेयर है।
क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो बचे कितने 6। तो इस प्रकार से ये लोन पेयर अनुनाद में भाग लेंगे और यहां से अपन इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां, इधर डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये इधर और ये इस तरफ। अगली संरचना में क्या होगा, माइनस चार्ज यहां, डबल बॉन्ड Cl, इधर फिर प्लस, फिर ये इधर और ये इधर। अगली अनुनादी संरचना में फिर ये कहां चला जाएगा, यहां, फिर ये इधर और ये इधर। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये लीजिए क्लोरीन का लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेता है और बेंजीन वलय के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वापस अपनी मूल स्थिति में पहुंच चुका है। तो ऐसा करने से हेलोएरीन क्या होता है, स्थायी होता है। और इसकी अनुनादी संरचना की बात करें तो कार्बन क्लोरीन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ, यहाँ और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि आंशिक द्विबंध का गुण इसमें आ चुका है और जिस अणु में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है वो अणु SN अभिक्रिया आसानी से नहीं दे पाएगा। एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, अनुनादी संकर। तो देखो अनुनादी संकर का मतलब क्या होता है, जितनी भी अपन अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं उनका निचोड़ अनुनादी संकर कहलाता है। तो हमने जो अनुनादी संरचनाएं बनाई है इसका मतलब क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो, 3 स्थितियों पर चक्कर लगाता है। तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन वलय के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कार्बन क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो सब जगह है, 3 जगह पाई बॉन्ड भी, इसका मतलब है आंशिक द्विबंध है और इस क्लोरीन पर आंशिक धनावेश है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता है तो SN अभिक्रिया होती है, लेकिन यदि कार्बन हेलोजन के बीच आंशिक डबल बॉन्ड यानी आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है तब ऐसी स्थिति में SN अभिक्रिया के प्रति वेग कम हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन है कि हेलोएरीन SN अभिक्रिया आसानी से नहीं देते, क्यों? आंसर इसका क्या होगा, अनुनाद के कारण कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, इसलिए हेलोएरीन SN अभिक्रिया आसानी से नहीं देते हैं। दूसरी चीज, अनुनादी संकर हो गया। अब एक चीज और सुनो आप मेरे से, किसी भी अणु में अपन बॉन्ड ऑर्डर है यानी बंध क्रम, जिसको आबंध कोटि बोलते हैं, वो भी अनुनाद से पता कर सकते हैं। बताओ कार्बन और हेलोजन के बीच में कितने बंध हैं, 1। कितने बंध हैं, 2। यहाँ कितने बंध हैं, फिर 2। यहाँ कितने बंध हैं, 2। यहाँ कितने बंध हैं, 1। यानी जितने भी बंध आपको सभी अनुनादी संरचना में दिखते हैं वो बना लो। उसके बाद टोटल अनुनादी संरचनाओं को नीचे लिख दो, तो ये 5। तो कितना हुआ, 8/5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 30। इसका मतलब है कि कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1.6। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर है वो भी रेजोनेंस से अपन पता कर सकते हैं। चलो अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हेलोएरीन की जगह अपन ने लिया होता फिनोल। तो फिनोल में भी देखो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, 2। तो लोन पेयर है तो फिर ये लोन पेयर इस प्रकार रेजोनेंस में भाग लेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा जो है उस पर +R प्रभाव कब होगा, जब उस पर लोन पेयर होगा या जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं +R प्रभाव, और ऐसा करने से बेंजीन वलय है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको अपन बेंजीन वलय का क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। अनुनादी संरचना बिल्कुल हेलोएरीन की तरह बनेगी। अनुनाद केवल ऑर्थो और पैरा कार्बन से मतलब रखता है, मेटा से बिल्कुल नहीं रखता।
तो और पैरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यदि प्लस आर प्रभाव का कोई समूह है, और तो पैरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब बेंजीन वलय से जुड़ा समूह माइनस आर वाला हो। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जांपल रख देता हूं, ये वाला। ये लीजिए, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर से प्लस आर प्रभाव, लेकिन पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज है तो माइनस आर प्रभाव, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इसका ऑर्थो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो पैरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो फिर ऑर्थो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो फिर वही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कि शुरू में था। तो यहाँ पर बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इसका मतलब है कि बेंजीन वलय का क्या हो गया, डीएक्टिवेशन यानी निष्क्रियण। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने या एरोमेटिक नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील हो गया, क्योंकि यहाँ पर डीएक्टिवेशन हो चुका है। अब मैं आपके समक्ष ये सारे एग्जाम्पल रख देता हूं। देखो, अनुनादी संरचनाओं तो बोर्ड पर अपन कितनी भी बना लो वो टाइम वेस्ट होगा। मेन अपना टॉपिक है कि अनुनादी संरचना बनाते कैसे हैं वो समझना है। तो एरोमेटिक वलय से जुड़ा ग्रुप देखना है कि प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो, मैं आपके समक्ष सारे एग्जाम्पल रख रहा हूँ। हेलोएरिन आपके चैप्टर में, ये लो मैंने यहाँ ब्रोमीन लिख दिया, ठीक है। फिनोल आपके चैप्टर में है, ये मैंने फिनोल लिख दिया। ईथर आपके चैप्टर में है, ये लो मैंने यहाँ पे ईथर लिख दिया। एल्डिहाइड आपके 12th के सिलेबस में है, तो ये लीजिए हमने यहाँ एल्डिहाइड भी लिख दिया। कीटोन है आपके, तो ये लीजिए कीटोन भी लिख दिया। एसिड है आपके, तो ये लीजिए हमने एसिड भी लिख दिया, ठीक है। एमीन है अपने, तो ये लीजिए अपन ने एमीन का भी एक एग्जाम्पल ले लिया। और नाइट्रो यौगिक अपने हैं, तो नाइट्रो यौगिक का भी एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इनमें कहां किस प्रकार का रेजोनेंस होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं और रख देता हूं इसके अलावा। मान लीजिए यहां है O माइनस, यहां है N डबल बॉन्ड O। अब इन एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले अपन ये वाला लेते हैं। बेंजीन से जो ब्रोमीन जुड़ा है उस पर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, टोटल 5 चीजें हो गई। तो 5 में से यहाँ क्या दिख रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है कि ये प्लस आर प्रभाव हो गया, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा। और प्लस आर वाला है तो बेंजीन वलय है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसका एक्टिवेशन हो जाएगा। और तो पैरा पर माइनस चार्ज आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एक बार और तो और एक बार पैरा। और यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। OH की बात करें तो यहाँ फिर लोन पेयर के कारण प्लस आर प्रभाव, बेंजीन वलय में क्या चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ फिर लोन पेयर कौन सा प्रभाव, प्लस आर। यहाँ पाई बॉन्ड, तो मुझे बताओ कि पाई बॉन्ड वाले प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं या माइनस आर। माइनस आर आएगा। इस प्रकार से ये इधर तो ये इधर, इसका मतलब है कि ये माइनस आर प्रभाव हो गया, तो बेंजीन वलय में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और तो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जुड़ना पड़ेगा, मेटा पर। ऑर्थो पैरा पर केवल कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर कार्बोकेटायन बन चुका है। फिर पाई बॉन्ड है तो ये कौन सा प्रभाव हो गया, माइनस आर, बेंजीन वलय में आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर ये पाई बॉन्ड कौन सा प्रभाव, माइनस आर, बेंजीन वलय में प्लस। नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो इसका प्लस आर प्रभाव, नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड तो इसका माइनस आर, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज तो इसका प्लस आर।
इस नाइट्रोजन को देखना, ये तो थी नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोबेंजीन। तो नाइट्रोसोबेंजीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये प्लस आर प्रभाव, लेकिन नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड भी है तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस आर भी है। इसका मतलब है कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो इस प्रकार अनुनाद किसी भी अणु में संभव हो सकता है, हमें केवल कंडीशन देखनी पड़ती है कि वो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देता है या रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेता है। और यहाँ पर अपन जो कुछ भी करते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड का कहीं पर कोई रोल नहीं है, केवल पाई बॉन्ड के थ्रू ये चलता है। अब अपन रेजोनेंस में अगली चीज डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।